नमस्कार। शिक्षा बालकों के हित में सर्वोपरि है। इस ऐसा मानने वाले सम्मानित अभिभावक गणों का श्री अरविंदो सोसाइटी का रूपांतर कार्यक्रम के प्रतिनिधि के रूप में मैं संतोष आपका अभिनंदन करती हूँ। उन सभी व्यूअर्स का, उन सभी लाइक करने वालों का, उन सभी कमेंट करने वालों का और शेयर करने वालों का भी श्री अरविंदो सोसाइटी आभार व्यक्त करती है। अगर आपको हमारे सेशन में कोई भी बात असहज लगे, अस्वाभाविक लगे या समस्याप्रद लगे, तो प्लीज़ आप अपने पास नोट कर लीजिए और सेशन के बाद हम लोग आपस में बात करेंगे और उसका समाधान निकाल लेंगे। देखिए, माता शत्रु पिता बैरी येन बालो न पाठिता न शोभते सभा मध्ये हंस मध्ये बको यथा। वो माता शत्रु है और वो पिता बैरी है जिसने अपने बच्चे को ज्ञान शिक्षा नहीं दिलाई या जिसने बच्चे को नहीं पढ़ाया। वो बच्चा उसी प्रकार से सुशोभित नहीं होता जैसे कि हंस के बीच में बगुला। देखिए, आज के ज्ञान कितना आवश्यक है। आज की अगर पूरी उसमें देखा जाए कि आज के पूरे समाज में, पूरे वातावरण में या विश्व में वही शक्ति संपन्न है जिसके पास ज्ञान का भंडार है। और ज्ञान का भंडार कहाँ से मिला? शिक्षा से। और जब शिक्षा शिक्षा ऐसी शिक्षा क्या करूं, फोन ले लूं? इन्हीं का ही है, सॉरी। शिक्षा एक ऐसी चीज है कि जिसके माध्यम से जिसके माध्यम से हमें सारा ज्ञान प्राप्त होता है। और ये ज्ञान के बिना इसको अच्छी तरह से पता है कौन समझ पाता है? जो शिक्षा नहीं ग्रहण कर पाया, जो अनपढ़ रह गया, तो वो उसके विषय में ज्यादा अच्छी तरह समझ सकता है। किसी न किसी कारण से जो पढ़ाई नहीं कर पाया, उसके से पूछिए कि उसकी क्या विवशता है, वो कितना परेशान है, कितना व्यग्र है, कितना बेचैन है, कितना व्याकुल है। अभी आपने थोड़े दिन पहले करोड़पति प्रोग्राम देखा था। उसमें एक कारपेंटर जो कि उसके कि अपनी इस आवश्यकता की, शिक्षा की आवश्यकता की पूर्ति को करने की कोशिश कर रहा था, तो उसने उस शिक्षा की पूर्ति किस माध्यम से की? मैं तो ज़्यादातर एक चीज़ देखती हूँ कि जो अनपढ़ माँ-बाप होते हैं, वो अपनी संतान के प्रति ज़्यादा जागरूक होते हैं और उसके लिए, उसकी आवश्यकता की पूर्ति के लिए वो कुछ न कुछ प्रयत्न करते हैं और अपने बच्चों के प्रति पीछे लगे रहते हैं। कारण? क्योंकि वो शिक्षा की महत्ता को भली प्रकार जानते हैं। पर दूसरी ओर एक चीज़ और मैं देख रही हूँ कि अ, अशिक्षित ही नहीं, शिक्षित वर्ग भी आजकल बहुत व्याकुल है। क्योंकि आज के बच्चे नई-नई टेक्नोलॉजी को देख करके, नई-नई चीज़ों को देख करके पढ़ने में इतना ध्यान नहीं लगाते। वो हर समय परेशान रहते हैं कि क्या किस माध्यम से मैं अपने बच्चे को शिक्षित कर पाऊँ और इस तरह का करूँ कि जिससे उसका पढ़ाई में भले प्रकार ध्यान लगे। आइए चलिए आज इसी के बारे में बातें कर लेते हैं। कैसे? जब आपका बच्चा छोटा-सा ही था, वो चलता था। जब वो चलने लगा तो आप चलता था, फिर गिरता था, फिर आप उसको चलाते थे, उठाते थे, वो उठता था, फिर गिरता था और फिर धीरे-धीरे चलने लगा। तो क्या आपने उसको चलाना छोड़ दिया? नहीं ना। ऐसे ही जब आप साइकिल चलाते हैं और साइकिल चलाते-चलाते जैसे ही पैडल मारना बंद करते हैं, तो साइकिल का बैलेंस बनाने के लिए आपको पैर रखना पड़ता है। जब आप पैर रखते हैं, तो साइकिल तो आप खड़े हो जाते हैं। तो कभी ऐसा मत करिए, साइकिल में पैडल चलाते रहिए, आपकी साइकिल बढ़ेगी और आपका बच्चा भी आगे बढ़ता चला जाएगा। ये मेरा मतलब पैडल चलाने से है कि आप बच्चे की शिक्षा की गति को तीव्र करते चले जाइए, उसको बढ़ाते चले जाइए। मत सोचिए कि हम उसको किसी तरह रोक लें। हमारे कार्य में गतिशीलता होनी चाहिए। अगर बच्चे का ध्यान कहीं भटक रहा है या कुछ है, तो आप प्रयत्न करिए। जैसे आपने बच्चे को चलना सिखाया, वैसे उसकी शिक्षा के विकास में उसको गति दीजिए। आइए
मैंने इस शिक्षा के जो आज का हमारा विषय है कि माता-पिता द्वारा बालकों की पढ़ाई से संबंधित मार्गदर्शन। इस मार्गदर्शन को मैंने 3 भागों में बाँटा है। सबसे पहले शैशवावस्था में, फिर उसके बाद बाल्यावस्था में और फिर उसके बाद किशोरावस्था में। अब आप शैशवावस्था से जब बच्चा पैदा होता है, तो क्या करते हैं कि थोड़े दिनों में वो वातावरण से कुछ न कुछ सीखता है, कुछ तो प्रकृतिजन्य उसके क्रियाएँ होती रहती हैं, धीरे-धीरे सीखता है। जब वो लगभग 2 वर्ष का होता है, तो वो कई चीज़ों को जानने लगता है, बोलने भी लगता है। तो अगर हम कोशिश करें, तो हम शिक्षा की गति वहीं से बढ़ा सकते हैं। वैसे ये टॉपिक बहुत लंबा है, पर फिर भी मैं आपको संक्षेप में गागर में सागर भरने की कोशिश करूँगी। बाकी आप अपने आप विश्लेषण करके उस बात को आगे बढ़ा लीजिएगा और अपनी समझ लीजिएगा। वैसे आप वैसे भी बहुत समझदार हैं, ऐसा मैं मानकर नहीं चलती कि आपको कुछ नहीं पता। पर फिर भी मैं बिना कहे नहीं रह पा रही हूँ। तो आप देखिए जैसे बच्चा लगभग 2 साल का भी हुआ तो उसके अंदर जिज्ञासा होनी शुरू होती है। वो हर चीज़ को जानता है। वही समय है कि हम उसकी पढ़ाई को शुरू कर सकते हैं। उसको पता भी नहीं लगेगा और खेल-खेल में जैसे कि आप बच्चे को घर में एक ऐसा वातावरण बनाएँ जो कि बहुत अनुकूल हो, शिक्षा के अनुकूल हो। जैसे कि आप छोटे से बच्चे की उँगली पकड़कर उसको सीढ़ियों पर चढ़ा रहे हैं या उतार रहे हैं। तो उसको 1, 2, 3 करके ऐसे काउंटिंग सिखाते हैं जो कि बहुत पुराना तरीका है कि अनायास ही बच्चा सीखता चला जाता है। और घर में अगर आप सब्जी की टोकरी रखी है, उससे बच्चे से कहिए, "लाइए बेटा 1 आलू ला दो, 2 आलू ला दो, 1 टमाटर ला दो, 1 गोभी ला दो" और ऐसे कर के उससे पूछते जाइए, "ये कौन-सा रंग है? ये क्या है?" जैसे बच्चों को सब्जी दिखाई तो उसमें बताते हुए चले गए कि देखो बेटा टमाटर लाल है, पालक हरा है। तो उसने क्या किया, सब्जी भी सीख ली, रंग भी सीख लिए, कितने आराम से उसके बातें होती चली गईं। अब वो अगर वो थोड़ा-थोड़ा-सा और बड़ा होने लगा है, उसको नमक और मीठा तो आप बता ही सकते हैं। उसको जब नमकीन चीज़ खिला रहे हैं तो क्या ये नमकीन है, ये मीठा है। तो इस तरह से उसको स्वाद भी पता चलता चला गया और उसके साथ-साथ आपने उसको क्या किया कि जैसे और बड़ा हुआ तो आपने उसको और मसाले दिखाने लगे और उसको सुंघाना भी शुरू कर दिया कि देखो ये जीरे की खुशबू है, ये धनिये की खुशबू है, ये हींग की खुशबू है, हल्दी पीली होती है उसको। तो उससे क्या है बच्चा धीरे-धीरे स्वाभाविक रूप से ही चीज़ें सीखने लगा। अब इसके साथ-साथ अब और बड़ा हुआ तो आप एक काम और कर सकते हैं, जैसे कि आपके घर में टीवी जहाँ लग रहा है, आप उसमें एक छोटे से मोटे से पेपर पर टी और वी लिखकर लगा दीजिए। बच्चा आते-जाते उसको टीवी देखेगा और अनायास ही सीख जाएगा, टी ऐसा होता है, वी ऐसा होता है। आपका टॉयलेट है, वहाँ पर लिख दीजिए टॉयलेट, हैं? किचन में लिख दीजिए किचन, पौधे हैं तो पौधों के पास लिख दीजिए पौधे। अब फिर उसको थोड़ा-सा बाहर घुमाने ले जाइए। जब उसको बाहर घुमाने लेकर जाएँगे, तो घुमाते-घुमाते आप उसको बताइए देखो पत्ती का ये रंग है, ये पत्तियाँ होती हैं, ये फूल होता है, फूल का ऐसा रंग है, वो पौधा है और ये पौधा है और इसको ऐसे कहते हैं, इसमें से देखो कैसी खुशबू आ रही है, जैसे तुलसी का पौधा लिया, उसको खुशबू सूँघा दी, किसी नींबू का पौधा लिया, नींबू की पत्ती ली, उसको सूँघा दिया, ये देखो ये लेमन की खुशबू आ रही है। तो क्या है कि बच्चा अनायास ही ऐसे रंगों का भी ज्ञान सीख गया, काउंटिंग भी सीख गया और चीज़ें एक और तरीका आपको बताती हूँ, एक गेम होता है ट्रेज़र हंट। तो उसमें क्या किया आपने घर के अंदर ही कहीं न कहीं ऐसी जगह जहाँ जो कि वो बड़े आराम से जा सकता है। तो हरी-हरी चीज़ें किसी दिन रख दी। बेटे आज घर में कहीं-कहीं छुपी हुई हैं, वो चीज़ें रखी हुई हैं, आप ज़रा दौड़ के देख कर लाओ, कहाँ-कहाँ ये रखा है? तो वो फिर 1 लाएगा, 2 लाएगा, 3 लाएगा, तो फिर जो है उसको पता चल गया हरी। ऐसे ही आप शेप की चीज़ें भी दिखा सकते हैं। तो ऐसे धीरे-धीरे करके आप करें अब धीरे-धीरे बच्चा स्कूल भी जाने लगा। अब जब स्कूल जाने लगा, तो भई उसको तो होमवर्क भी मिलने लगा। ये सब तो आपने घर के वातावरण से सिखा दिया। इतनी चीज़ें तो स्कूल जाने में उसको परेशानी नहीं होगी। अब उसको थोड़ा बहुत होमवर्क भी मिला है। अब जब होमवर्क मिला है, तो आप क्या करें
इसी सब से क्या हुआ कि घर भी डिस्टर्ब नहीं हुआ, बच्चा भी डिस्टर्ब नहीं हुआ और पढ़ाई भी हो गई। अब जब वो स्कूल से आया, जब स्कूल में गया तो अनायास ही सारी चीज़ें उसके दिमाग में आती चली गई कि ये ऐसा है, क्योंकि बच्चे की उस समय जिज्ञासा भी है और 190% उसकी बुद्धि भी विकसित हो चुकी होती है। जैसा कि मैंने आपको अवस्थाओं के विषय में बताया था कि 90% शैशवावस्था में और बाल्यावस्था में और फिर किशोरावस्था में 10% हो जाती है। तो वो बच्चे के अंदर जिज्ञासा प्रवृत्ति भी तो इसी कारण आती है। तो वो इतनी जल्दी-जल्दी ग्रास्प करता चला जाता है। आप देखेंगे कि आपके डायलॉग वो सीख लेता है। हम परिवार को समझ पाते हैं बच्चे के माध्यम से, किसके घर में कैसे बोला जाता होगा, क्योंकि वो देखता आता है और वो जानता है। तो अब क्या किया? अब आपने क्या किया? अब आप कहते हैं बच्चा तो ध्यान ही नहीं लगाता। अरे ध्यान कैसे नहीं लगाता? जब वो टीवी देखता है तो पूरा 100% पूरे ढंग से देखता है। जब वो खेलता है तो 100% देखता है। तो क्यों ध्यान क्यों नहीं लगा भाई उसका? ध्यान तो उसका अच्छी तरह से लग रहा है। यानी कि बच्चे के अंदर ध्यान लगाने की क्षमता तो आ गई है। तो अब उसके बाद क्या करते हैं, हम उसको बैठ कर के पढ़ाने शुरू करते हैं। तो बच्चा क्या करता है? पढ़ने के लिए बैठा, क्योंकि बच्चा जो है उसका चित्त चंचल है ना? बच्चे जो है उसकी बाल सुलभ चेष्टाएँ कि एक जगह टिक कर नहीं बैठ सकता। वो इसीलिए उसको बाल कहा जाता है। बाल माने मूर्ख, संस्कृत में शब्द आता है, परंतु वैसे इसका नहीं है, पर चंचल ता के कारण वो स्थिरता उसके अंदर नहीं है। तो वो बार-बार कहेगा, मम्मा सुसु आ जाना है, मम्मा पॉटी जाना है, मम्मा भूख लग रही है, मम्मा पानी पीना है। तो आप एक काम करिए, जब उसको पढ़ाने बैठें, तो सबसे पहले सारे काम से निश्चिंत करा लें। पूछ लें, पॉटी तो नहीं जाना, सुसु तो नहीं जाना, ये नहीं। अब उसके साथ-साथ पानी भी भर कर के रख लें। जब पानी भर कर रख लेंगे, तो पानी माँगेगा ही नहीं वो। जब माँगेगा तो उसे दे दीजिए। अगर वो चाहता है कि जो है कोई चीज़ को चाहता है, तो उससे कह दिए नहीं अभी थोड़ी-सी देर में, हैं? तो वो धीरे-धीरे वो बैठना शुरू कर दीजिएगा। जब आपने उसको बिठा लिया, तो उसके बाद आप अपना गुस्सा तो बाहर ही छोड़ कर आ जाइए। बच्चे के ऊपर बिल्कुल मत चिल्लाइए। ये मैं मदर्स से कह रही हूँ, क्योंकि मदर ही ज़्यादातर बच्चे से कनेक्ट होती हैं। तो गुस्सा बिल्कुल बाहर करके आ जाइए, और उसके साथ-साथ उसको जो लैंग्वेज बोलें, बहुत सॉफ्ट लैंग्वेज बोलें, बहुत सॉफ्ट स्पोकन बोलें, कि लैंग्वेज आपकी बहुत अच्छी-सी हो, और हमेशा स्माइल वाला फेस रखें। ये नहीं, और अगर वो कोई चीज़ है, अगर आप कहते हैं कि जो है अच्छा थोड़ा-सा काम कराया, उसके बाद फिर उसको ब्रेक दे दीजिए। फिर थोड़ा-सा काम कराया, फिर ब्रेक दे दीजिए। एक साथ सारी कॉपी किताब उसके सामने मत फैलाइए, कि बच्चा देख कर के घबरा ना जाए कि अरे! मैं कैसे करूँगा, ये कैसे करूँगा? अब उसको जब ब्रेक देंगे तो उसका माइंड फ्रेश हो जाएगा, फिर कर लेगा। उसकी एनर्जी जो है रिचार्ज हो जाएगी। फिर वो काम करने लगेगा। और बातों-बातों में, खेल-खेल में सिखाइए। अब सबसे पहले तो उसको सिखाएँगे आप, शुरू-शुरू में तो आपको पेन पेंसिल दी नहीं जाती, क्योंकि बच्चे की जो पकड़ है वो छोटी चीज़ों पर नहीं होती। उसमें उसको बहुत मेहनत लगती है। तो आप उसको एक मोटा पेन, मोटा स्केच है, मोटे कलर्स हैं, वो दीजिए, और कहीं ज़मीन पर ही चाहे उससे कहिए, यहाँ पर लाइन खींचिए। उसको कोई लाइन वाली कॉपी पेपर मत दीजिए, उसको सिंपल प्लेन पेपर दीजिए। जैसे चाहे वो उस पर लाइन खींचता रहे, मोटा उससे रखे, और फिर उससे कहिए जैसे स्लीपिंग लाइन्स हैं, स्लांटिंग है, स्टैंडिंग है, इस तरह की लाइन, जिग-जैग लाइन्स हैं, ये सारी लाइन, यानी खड़ी लाइन, पड़ी लाइन, और टेढ़ी-मेढ़ी लाइन, क्योंकि और उसके साथ-साथ हिंदी मत सिखाना शुरू करिए पहले, क्योंकि हिंदी के हर अक्षर घुमावदार हैं, जो कि एकदम एडजस्ट नहीं होते। इंग्लिश के जो अक्षर हैं, के लेटर्स हैं, वो ज़्यादातर रेखाओं से ही बन जाते हैं। जैसे ए बन गया, ई बन गया, आई बन गया, एल बन गया। इस तरह के जो अक्षर हैं, वो बच्चा बहुत आराम से सीख सकता है। तो अगर आपने इस तरह से किया, तो आप देखिएगा कि बच्चे को पता ही नहीं लगेगा और वो सारी चीज़ें सीखने लगा। अगर कभी वो गलत लिख जाए, तो चिल्लाइए मत, और ना ही ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से सिखाइए। जो भी अक्षर उसको ईज़िली है, वो है। और एक उसके साथ क्या करिए कि कुछ कार्ड्स बना लीजिए। हुँ? कार्ड्स में ए बना दिया। हुँ? काफ़ी सारे इकट्ठे करके रख दिए, और उसमें कहा बेटा जो तुमने बनाया अभी, उसको ज़रा निकाल कर दिखाना।
ये ए है। अगर उसके साथ फल बनाएँगे तो वो सीधे ए फॉर एप्पल ही सीखेगा, हैं? वो ये नहीं सीखेगा, वो सीधे ए सिखाइए। फिर बाद में उसको सिखाइए कि ए से एप्पल भी बन सकता है, ए से आस भी बन सकता है। इस तरह से उसको आप चीज़ें सिखा सकते हैं। एक ये सीधा-साधा उदाहरण मात्र है जो कि आपके बच्चों के लिए सही है। तो इससे उसके चिल्लाने की ज़रूरत नहीं, उसको बहुत हमेशा उसको पैडिंग करते रहिए, प्रोत्साहन देते रहिए। तो उससे क्या है, बच्चा खुद बैठेगा कि हाँ, हाँ, आज ये सीख लें, चलते-चलते भी उसको सीख सकता है। और फिर उसके बाद जो है आप अपने लिए भी ठीक रखिएगा कि जो है ना तो मोबाइल देखें, ना टीवी देखें। बच्चा पढ़ रहा है, आप टीवी में देख रही हैं, आप मोबाइल पे चैटिंग कर रही हैं। प्लीज़ उसके लिए रुक जाइए। देखिए, ये बच्चे को सँभालने के लिए हमें बहुत कुछ त्याग करना पड़ता है, बहुत कुछ देखना पड़ता है। तो प्लीज़ आप ये बात ना करें, क्योंकि आपका ही आईना है बच्चा, है ना? आप जैसा करेंगी, बिल्कुल बच्चे का अंदर वही प्रतिबिंब दिखाई देगा। तो आप उसको ध्यान रखिएगा। और इसको के अंदर से एक चीज़ और सी है, जैसे-जैसे अब बच्चा बड़ा हो रहा है, मान लो आप उसे पेड़ दिखाना चाह रहे हैं, तो आप उसको उससे कहिए अपने आप पेड़ बना। तो चाहे वो टेढ़ा-मेढ़ा कैसे भी बनाए, उसके अंदर एक इमेजिनेशन बैठ जाएगी। तो वो कैसे भी टेढ़ा-मेढ़ा यूँ-यूँ करके पेड़ बना देगा। सूरज बना, चंदा बना, या क्या कहते हैं, कोई चीज़ है जैसे वो क्या टॉफ़ी बना। तो ऐसी चीज़ें अगर वो बच्चा बनाता है तो उसकी इमेजिनेशन में स्ट्रॉन्ग होती चली जाती हैं वो चीज़ें, और धीरे-धीरे वो उसका लिखने के लिए भी रिकॉग्नाइज़ करता चला जाता है और सीखता भी चला जाता है। तो ये चीज़ें छोटे बच्चों के लिए बहुत अच्छी होती हैं। ड्राइंग के माध्यम से वो कलर्स भी सीख जाता है और शेप्स भी सीख जाता है कई तरह की। तो इस तरह, और एक चीज़ और बताऊँ कि बच्चे का, क्योंकि उसके क्यूरियोसिटी का विकास होने लगा है, उसके अंदर जिज्ञासा होने लगी है, तो उसके साथ-साथ कभी-कभी आप छोटी-छोटी पहेलियाँ भी सीख लीजिए। जैसे कि प्यास लगे तो पी सकते हैं, भूख लगे तो खा सकते हैं, ठंड लगे तो जला सकते हैं, बताओ क्या? अब बच्चा सोचेगा क्या चीज़ है जिसे हम खा भी सकते हैं, पी भी सकते हैं। फिर आप उसके सामने नारियल दिखा दीजिए। अब उसको नारियल आपने दिखा दिया, ढाब कच्चा नारियल है या कुछ भी, ये मैं नहीं कह रही कि वही दिखाया जाए, एक सिर्फ आपको समझाने का ढंग है। तो उसको अगर वो देखता है तो बच्चे के अंदर ऐसे सेट हो जाती है वो चीज़ें, भूल नहीं सकता। थोड़ा-सा उसको पज़ल्स ऐसे करते रहेंगे तो उसका दिमाग एकदम एडजस्ट हो जाएगा। ये तो रही आपकी शैशवावस्था के ज्ञान। शैशवावस्था में आप कैसे, और थोड़ा-थोड़ा सा मेडिटेशन भी कराने लगिए। जैसे डीप ब्रीथिंग लेना है, थोड़ा-सा एक्सरसाइज़, जैसे कि वज्रासन में बैठ गया बच्चा या कुछ, अगर वो ऐसा कर लेगा तो शुरुआत से ही उसकी जो नींव है, वो स्ट्रॉन्ग होती चली जाएगी। तो उसे आगे चलकर पढ़ाई में भय नहीं लगेगा। अब आ जाते हैं बाल्यावस्था। जैसे कल मैंने बताया था कि बाल्यावस्था में बच्चे के साथ बहुत अनुशासन रखना पड़ता है। तो अब तो बच्चा स्कूल जाने लगा, उसके ऊपर पढ़ाई का भी बोझ पड़ने लगा। उसके लिए आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि बच्चा अपने आप आगे बढ़े, कि मैं मतलब इतने नज़र पूरी रखिए, पर ये मत करिए कि बच्चा जो है आपके आपका सहारा लेकर ही करिए। ये नहीं, आपका ये देखिए, मेरे को काम करना है, हैं? मेरे को भी काम करना है, मेरा काम, घर का काम, आपका काम, पढ़ाई का काम, तो आप करिए। पर ऐसी जगह बैठाइए उसको कि जिससे वो दिखाई भी देता रहे। और कोशिश करिए कि बच्चों के लिए एक उसका जो है टीवी वगैरह बिल्कुल अलग, टीवी वगैरह वो उसके आस-पास भी ना हो। अगर हों भी तो ध्यान रखिएगा कि वो उसकी तरफ ना देखे। अब जैसे, अब कहते हैं ना कि बच्चे को ध्यान नहीं जाता, अगर कोई कहे, अरे कैसे नहीं जाता? छोटा भीम के तो उन्हें बड़ा अच्छी तरह से लगता है। आप कई टीवी सीरियल्स के डायलॉग रटे पड़े होते हैं, हर चीज़ का स्कोर, मैच चल रहा है तो उसका स्कोर मालूम है, तो कैसे नहीं, ध्यान तो है उसके अंदर। तो उसके ध्यान को ही आपको डाइवर्ट करना है और उसको विकसित करना है, उसको गति देनी है। तो हर समय ना तो आप साथ रहेंगे, उसकी तरफ नज़र रखेंगे, पर जहाँ भी ज़रूरत होगी आप उसके पास पहुँचेंगे। वो कह रहे हैं, मम्मा ये नहीं आ रहा लिखना, क्या ऐसे लिखते हैं? तो आप फ़ौरन आइए उसके पास, हाँ बेटा ऐसे लिखते हैं, हैं? मैं तुम्हें देख रही हूँ, तुम क्या कहते हैं अपना काम करो जहाँ ज़रूरत है। अब एक दूसरी बात और है कि 2 बच्चे हैं आपके, एक बड़ा बच्चा है, एक छोटा बच्चा है। तो
छोटे बच्चे को अगर वो बहुत छोटा है तो उसके साथ मत बैठाइए, उसको अलग कोशिश करिए और रखने की, या ऐसा करे कि वो चीज़ें ना छेड़े, बच्चे को डिस्टर्ब ना करे। और अगर थोड़ा-सा और बड़ा है, उसका उसको भी पढ़ाने बैठाया है, तो वो भी काम कर रहा है। अब दोनों को आपने पढ़ाने बैठाया है, अब छोटे वाले ने तो बहुत जल्दी काम कर लिया। अब जब छोटे वाले ने काम कर लिया तो वो तो डिस्टर्ब करेगा, तो उसको उसी तरह से किसी और काम में लगा दीजिए। जैसे वो पेंसिल से कहीं लाइन ही खींचता हो या कोई चीज़ काउंट कर रहा हो, कुछ भी ऐसा कर लीजिए जिससे कि बड़े को डिस्टर्ब ना हो, तो दोनों आपस में एडजस्ट हो जाएँगे। अब एक चीज़ और आती है, जो मैंने बताया कि ये समय सबसे ज़्यादा ध्यान का है। अगर इसमें अगर आपने उसको बच्चे को स्थिर-चित्त कर लिया, पढ़ाई पर उसकी नींव मजबूत कर दी, तो देखिए आगे तक वो परेशान बिल्कुल नहीं करेगा। अब आता है इसके लिए एक स्टडी कॉर्नर या स्टडी ज़ोन बनाना चाहिए। ये चीज़ हमारे अ, आइडिया सिलेक्शन टीम के द्वारा भी इस तरह के कई आइडियाज़ छाँटे गए हैं कि घरों में जा जाकर टीचर्स ने देखा है कि इसमें बच्चे के लिए पढ़ाई के लिए स्टडी कॉर्नर है कि नहीं है, एक ज़ोन बना रखा है जिससे बच्चा शांत भाव से वहाँ पढ़ सके। तो उसमें आप एक घर के अंदर बच्चे का कोई एक जगह बना दीजिए कि यही बच्चे का जगह है। जैसे आप कहीं बाहर से आती हैं तो अपना पर्स वगैरह कहीं एक निश्चित जगह पर रखती हैं। पापा आते हैं, घर के पापा आते हैं तो वो भी अपनी चीज़ें रखती हैं। दादी का भी एक जगह होती है, दादा का भी एक जगह होता है। तो वो क्या है, एक निश्चित जगह जब हो जाती है, तो उस निश्चित जगह पर बच्चे की भी जब निश्चित जगह होती है, तो वो बहुत अच्छा फ़ील करता है। उसको लगता है ये है। जैसे आप कहीं चले जाते हैं, तो आपको किसी के बिस्तर पर नींद नहीं आती, तो ऐसे ही बच्चे को भी पढ़ाई की जब एक जगह होती है, तो वहाँ पर वो माइंड कंसंट्रेट कर पाता है और अच्छी तरह से उसको कर सकता है। और क्या है, एक चीज़ और करिए कि उसके अगर ज़मीन पर बैठाकर पढ़ा रहे हैं, तो उसके सामने एक ऐसा स्टूल हो, जो उसके लेवल का हो। मतलब जो उस पर वो लिख सके, अच्छी तरह से बैठ कर के लिख सके। ये ना तो नीचा हो, ना ऊँचा हो। और ज़मीन पर कभी ऐसे डायरेक्ट मत पढ़ाइए। क्या है, उसके स्पाइन पर परेशानी होती है। उस बच्चे को झुक कर पढ़ाने में उसको बहुत ज़्यादा असहजता होती है। तो वो आगे से या उसका पोस्चर खराब हो जाएगा। तो उसको ज़मीन पर अगर बैठाते हैं तो सामने कोई ऐसा स्टूल हो जो उसके लेवल का हो, नहीं तो उसकी एज के अकॉर्डिंग उसकी कुर्सी मेज बनवा दीजिए। और एक सबसे साथ-साथ है कि उसको कभी ऐसा मत करिए, चल आजा बेडरूम में पढ़ा लेते हैं। मैं तो आप तो बैठी पड़ी-पड़ी लेट गई, सो रही, बच्चा कह रहा है मम्मी, मम्मी, और आप तो ने कहा हाँ, हाँ, मैं सुन रही हूँ। तो और थोड़ी देर में आपके खर्राटे आने लगे। जब आपके खर्राटे आने लगे तो बच्चा तो ऑटोमैटिकली सो जाएगा, और बच्चा भी सो जाएगा, या फिर बच्चा उठ के भाग जाएगा, मेरी मम्मी को कुछ नहीं पता, और फिर पता है वो बिल्कुल पढ़ाई नहीं करेगा। हमेशा ध्यान रखिए कि ऐसा काम ना करें। तो बच्चे की एक जगह निश्चित हो, वहीं पर आप उसको समझाइए। तो इस तरह का, और कभी डाइनिंग टेबल पर पढ़ाने लगे, इतने में क्या हुआ, पढ़ा रही हैं आप, इतने में आपके यहाँ गेस्ट आ गए। अब गेस्ट आ गए तो क्या कहते हैं, अरे उठाओ, उठाओ, उठाओ ये सारा सामान, है ना? चलो, चलो। तो क्या है, सारा का सारा माहौल खराब हो गया। आपकी एक जगह है तो बच्चे को आप काम दे करके अपने गेस्ट को भी अटेंड कर सकती हैं। और थोड़ा-थोड़ा, वैसे तो आजकल सभी लोग आने वाले भी बहुत समझदार हैं, वो भी डिस्टर्ब नहीं होते और ना करते, पर क्या कहते हैं, ऐसी स्थिति में बच्चा डिस्टर्ब हो जाता है। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखिए कि उसको उसी तरह से पढ़ाएँ। एक इतनी सारा-सारा होमवर्क, अगर होमवर्क आया है, सारा का सारा मत फैला दीजिए, बच्चा देख के ही घबराने लगता है। बच्चा सोचता है इसको करूँ, अरे इतना सारा काम है। आप एक-एक करके होमवर्क कराइए, हर होमवर्क के बाद 10 मिनट का उसको ब्रेक देते चले जाइए, थोड़ी देर। उससे ब्रेक से, जैसे मैंने आपको बताया कि फिर से रिचार्ज होता है। उसके अंदर जैसे उस ब्रेक में वो पानी पी सकता है, या उसके अंदर क्या कहते हैं, ब्रीथ कर सकता है, डीप ब्रीथ कर सकता है, थोड़ा-सा वो स्किपिंग कर सकता है, कूद सकता है, या थोड़ा फिर उसको फिक्स कर दीजिए, इस टाइम तुझे है 10 मिनट हुए, आ जाओ भई, है ना? अच्छा, और एक साथ-साथ ये भी करिए कि अगर बच्चा पढ़ रहा है, तो अपना काम लेकर के उसके साथ ही बैठ जाइए। ये नहीं हो कि आप किचन से तो देख रहे हैं, आप भी काम करते रहिए, वो भी काम करता रहे। तो जो है, जब आप काम करेंगी, तो बच्चे को लगेगा
कि हाँ, मम्मा तो भी काम कर रही हैं, तो मुझे भी अपना काम करना है, मेरा तो काम पढ़ाई का है, मम्मा का घर का काम है, तो मम्मा कर रही है, जैसे सब्ज़ी छील रही है और बुनाई कर रही है, कुछ भी है, जो भी कोई काम है, वो करते रहे। अगर आप वर्किंग वूमेन हैं, तो आप वर्किंग में आप अपने ऑफ़िस का काम भी साथ-साथ करती रहें, तो वो क्या है, आपके साथ-साथ जब बच्चा आपके समीपता ये समझेगा कि मम्मी मेरे पर नज़र रख रही हैं, तो वो ज़्यादा अच्छा काम करेगा। तो हमेशा ध्यान रखिए कि ये सारा उसको एक माहौल देते चले जाइए। अब कई बार ऐसा होता है, कुछ बच्चे पढ़ने में कुछ बच्चे क्या करते हैं, खाते हुए पढ़ते हैं। कुछ बच्चे बहुत शांत वातावरण में पढ़ते हैं, कुछ बच्चे जल्दी लर्न कर लेते हैं, कुछ बच्चे पढ़ने में बहुत टाइम लगाते हैं। तो आप उसमें मत खींचिए, बच्चे के अकॉर्डिंग अपने को एडजस्ट करिए और उसी तरह से माहौल बनाइए कि देखिए मेरा बच्चा तो शांति में पढ़ता है। कुछ बच्चे इतने शोर होते हैं उसमें भी पढ़ लेते हैं। तो हमेशा ध्यान रखिए कि कहीं ऐसा ना हो कि आप अपने बच्चे के साथ अन्याय ना कर रहे हो। तो उसके साथ वैसे ही एडजस्ट करके उसको पढ़ाइए, क्योंकि सबसे बड़ी प्रायोरिटी क्या है? हमारी पढ़ाई है। अब ना तो हमारे साथ हमारी प्रायोरिटी टीवी है, ना मोबाइल है, ना बच्चे का खेलना है, बल्कि प्रायोरिटी क्या है? बच्चे का काम, बच्चे की पढ़ाई, बच्चे का होमवर्क। होमवर्क के माध्यम से हम उसको आगे बढ़ा रहे हैं। तो क्या है, जब उसको का होमवर्क हो जाए, उसको पढ़ाई से संबंधित बात हो जाए, तो कभी-कभी आपके अड़ोस-पड़ोस में रहने वाले कोई अच्छी पोस्ट वाले लोग हों, उनके पास भी लेकर जाइए। पहले उनसे फ़ोन पर बात कर लीजिए कि क्या मैं आपसे अपने बच्चे को मिला सकती हूँ? आप कब अवेलेबल होंगे? तो आप दोनों ही, मम्मी या पापा कोई भी जाएँ, पर उनसे ये मत कहिए जी आपका से मेरा बच्चा मिलना चाह रहा है। आप बातों-बातों में ऐसी भूमिका बनाइए कि जिससे वो उनको तो पता हो कि मुझे क्या बताना है, तो वो अपने संस्मरण सुनाएँ उसको बच्चे को और बताएँ कि देखा बेटा मैं इस तरह से ऐसी-ऐसी संघर्षों को करते हुए यहाँ तक पहुँचा। मुझे इसके लिए ऐसे-ऐसे प्रयास करने पड़े। तो क्या है, बच्चा ना आपकी बातें नहीं इतना सुनेगा, दूसरों की बातें बहुत अच्छी तरह सुनेगा और जब दूसरों की बातें ज़्यादा अच्छी तरह सुनेगा, तो उसके मन में एक धारणा बनती जाएगी कि मैं भी ऐसा बन जाऊँ और उनको उनको आइडियल मानकर वो इम्पोर्टेंस उनको देता हुआ उसी तरह का बनने का प्रयास करेगा। अब कई बार क्या होता है कि बच्चा जब स्कूल जा रहा होता है, तो कहता है मेरी तो तबीयत खराब है। अच्छा, कई लोग क्या कहते हैं, कई माँ-बाप कहते हैं, "अरे! ये ना नखरे कर रहा है, ये तो बहानेबाज़ है।" उसको ऐसे मत देखिए, आप कारण का पता लगाइए कि या वाक़ई इसके सिर में दर्द है या उसके पेट में दर्द है तो क्यों है? आप बच्चे के ऊपर अविश्वास मत करिए। यदि आपको लगता है कि स्कूल के कारण कर रहा है, तो आखिर क्या स्कूल में परेशानी है? टीचर से परेशानी है या साथ के सहपाठियों से परेशानी है या क्या है? उसका पता लगाइए। टीचर के पास भी जाइए और उनसे जाकर के पूछिए। आप ये जो है एकदम ऐसे मत कहो कि अगर पढ़ाने के लिए बैठा दिया तो ये मत कहो, "ए उठना मत यहाँ से, बैठो वहीं पर।" इस तरह से स्ट्रिक्ट होकर नहीं होगा। जब बच्चे को किसी बच्चे ने जल्दी पढ़ लिया, तो उसको हम ज़बरदस्ती वो उतनी देर करेगा क्या? उसका काम देखिए और उसके बाद उसको जाने के लिए भी कह सकते हैं। क्योंकि अगर वो ज़बरदस्ती 1 घंटा उसकी लिमिट बाँध देंगे, तो क्या होगा कि वो 1 घंटे कैसे पढ़ पाएगा? हैं? तो वो तो उसके दिमाग में खुराफात रहेगी और उसका एब्सेंट माइंड होगा, उसके अंदर बिल्कुल एब्सेंट वो बना होगा और वहाँ पर वो प्रेज़ेंट ही नहीं होगा, वो इधर-उधर की बातें। तो उसके काम के आधार पर उसकी सीटिंग कराइए, ना कि ज़बरदस्ती उसको कराइएगा और ज उससे उससे बात करें। कई बार क्या होता है, जब मैंने अभी सॉरी बात थोड़ी फ़र्क हो गई, जब बच्चे की तबीयत ख़राब है, तो आप उसको एग्ज़ामिन ज़रूर कराइए, उसके पेट में दर्द तो नहीं है। पेट में दर्द है क्यों? क्योंकि बाद में कई बार पता चलता है कि बच्चा के अंदर कोई सीवियर प्रॉब्लम थी, कोई परेशानी थी। एक बार मेरे सामने हुआ कि एक लेडी थी, वो कह रही थी कि वो जा रहा था, बच्चा कह रहा नहीं मेरे सिर में बहुत तेज़ दर्द है। वो कह रही नहीं, नहीं स्कूल जा, स्कूल जा। तो बाद में स्कूल में जाकर के वो चक्कर खा के गिर पड़ा। जब वहाँ से गए तो उसको लेकर के आए, तो वहाँ पर जाकर के वो पता चला कि उसके तो दिमाग में कीड़े हैं। कि वो उसकी वजह से सिर के अंदर कोई चीज़ थी, उसके अंदर था और उसका बहुत लंबा इलाज चला। तो कभी भी किसी चीज़ को छोटा मत समझिए, अच्छी तरह से एग्ज़ामिन करें। ये एक मात्र उदाहरण है, इसको बहुत सीरियसली नहीं लें, बस सिर्फ़ एक अवेयरनेस के लिए ये बात कही जा रही है। अब एक चीज़ है, सबसे ज़्यादा मदर्स क्या करती हैं?
कि मोबाइल देखती रहेंगी, चैटिंग जैसा कि मैंने पहले कहा, तो उसके लिए अपने आप को एग्ज़ाम्पल सेट करना पड़ेगा। बच्चों के सामने आपको ये दिखाना पड़ेगा कि मैं भी वही करती हूँ जो मैं तुमसे करवाना चाहती हूँ। जब वो है तो आपको भी सारे टीवी, मोबाइल सब बंद करने पड़ेंगे। कई घरों में ऐसा होता है, बच्चा स्कूल जा रहा है तब भी टीवी चल रहा है, मम्मी तब भी टीवी वो देख रही हैं, पापा भी बस ये देखते हुए जा रहे हैं उनके मोबाइल से। पापा को बताएं, पापा उसको बताएं बेटा मैं इसलिए मोबाइल सुन रहा हूँ क्योंकि ऑफिस के काम है, आजकल तो बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है मोबाइल का और इसका काम। तो उनको समझाएं, ये ना हो कि बच्चा कहे तो आप भी तो सारे दिन देखते हो, तो बैक आंसरिंग ना करे वो। और उसको आप समझाते हुए उसको एग्जाम्पल्स अपने आप सेट करें। जब बच्चा जो है पढ़ रहा है या तो एक समय निश्चित कर दिया जाए, उसको सारी चीजें आप समझाएं। अगर आप ऐसे करेंगे तो बच्चा तो ज़रूर कर रहा है। तो घर में सारे दिन का टीवी चलना, ये सारी चीज़ें आपको रोकनी पड़ेंगी। आप उसको फिर मैंने आपको बताया था कि एक होमवर्क हुआ, उसके बाद ब्रेक। तो जब भी आप वो काम कराने बैठे, उसको ब्रेक ज़रूर ज़रूरी दें, क्योंकि उससे बच्चा रिफ्रेश फ़ील करता है, उसकी लर्निंग कैपेसिटी भी बढ़ती है और उसकी जो जो माइंड है वो बहुत जल्दी एक्सेप्ट भी करता है बाकी लर्निंग को भी। मतलब जो भी कुछ आप पढ़ रहे हैं वो बहुत जल्दी एक्सेप्टेंस, मतलब उसकी मानसिकता को भी आपको समझना चाहिए। और नहीं तो क्या होगा, अगर आप ऐसा करेंगे तो वो भूल भी बहुत जल्दी सकता है। अगर लगातार आप सारे होमवर्क कराते चले जाएंगे तो उसको वो भूल भी जाएगा। अब सबसे बड़ी बात क्या है कि उसके फ्रेंड्स, क्योंकि वो बाल्यावस्था में चल रहा है, वो टोली में खेलना चाहता है, तो उस समय उसके साथ हमें उसके फ्रेंड सर्किल को भी बड़ी भली-भाँति देखना पड़ेगा। जब हम उसके फ्रेंड सर्किल को नहीं देखेंगे, तो कई बार हम बहुत बड़ी समस्या से ग्रस्त हो सकते हैं। हमारा बच्चा बहुत ही डिस्टर्ब हो जाएगा। कैसे? कई बार पड़ोस में लापरवाह ये कहना चाहिए नॉनसेंस बच्चे भी खेलते रहते हैं, नॉन सीरियस बच्चे भी खेलते रहते हैं। उनके साथ हमारा बच्चा खेलता है, उनको तो वो तो लापरवाह हैं, उन्हें तो पढ़ाई के प्रति ध्यान नहीं है। तो आप ध्यान रखिए कि हमारा बच्चा किसके साथ खेल रहा है, किसके साथ रहता है। और साथ-साथ अगर है, पहले तो अपने बच्चे को समझाइए, अगर वो नहीं समझता तो उन बच्चों को भी समझाइए कि बच्चों घर जाकर पढ़ाई करो, अब ये पढ़ाई का टाइम है। और अगर वो तब भी नहीं समझते तो उनसे फ़ोन नंबर लेकर उनके पेरेंट्स से भी बात करिए। अगर वो पेरेंट्स से भी नहीं मानते तो स्कूल में जाकर देखिए कि स्कूल में किस तरह का वातावरण है। तो उन स्कूल्स में से भी आपको पता लग जाएगा। अगर स्कूल में भी अगर आप देख रहे हैं कि इस तरह का वातावरण है, बहुत है, तो हार्ड तो ज़रूर होगा, बहुत परेशानी, पर बच्चों के लिए आपको वो स्कूल भी बदलना पड़ना ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे के तो पूरे भविष्य का ख़्याल है। या आपकी सोसाइटी गंदी है, तो उसको भी बदलना ज़रूरी हो जाएगा। तो ये सारे एफ़र्ट तो आपको करने ही पड़ेंगे। ये चीज़ें आप हमेशा दें, नहीं तो आगे बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। बच्चे के अच्छे भविष्य के लिए हमें सारी चीज़ें देखनी बहुत ज़रूरी हो जाती हैं। अब बच्चा जो है बहुत अच्छा-सा काम कर रहा हैं? तो बच्चा बहुत अच्छा काम कर रहा है, तो आप रोज़ कहते हैं हाँ जी, ये जो है सॉरी, जब बच्चा बहुत अच्छा काम कर रहा है, तो आप रोज़ अच्छा नहीं करता, तो रोज़ तो आप डाँट देती हैं। पर उस दिन अच्छा किया तो कह दिया, "अरे! अरे! हाँ, हाँ, मैंने कराया था तभी तो कर दिया।" तो आप क्यों अपना क्रेडिट लेना चाहती हैं? आप बच्चे को क्रेडिट दीजिए ना। और जब अच्छा कर रहा है, स्कूल में उसके लिए क्लैपिंग हुई है, स्कूल में उसकी सराहना हुई है, प्रशंसा हुई है, तो उसकी पैडिंग करिए और उससे कहिए, "आज तो तूने मेरे को खुश कर दिया। बता आज तू क्या खाएगा? आज तेरे लिए क्या बनाऊँ? या आज बता टीवी पर तेरा एक कार्टून और प्लस कर देती हूँ, तू उसको भी देख सकता है।" तो उससे क्या है, बच्चे को रिवार्ड मिलता है। रिवार्ड मिलेगा तो उसके अंदर आगे बढ़ने की इच्छा होगी और खुशी से उसको लगेगा मेरे माँ-बाप मेरा कितना ख़्याल रखते हैं। तो ये चीज़ें भी आप उसको सिखाइए। अब है गोल्स, गोल के लिए इंस्पायर करना। अब इसी उम्र में आकर के बच्चा अपने उद्देश्य को, अपने लक्ष्य को सोचना शुरू कर देता है। बच्चा कहता है, बच्चे से पूछते हैं, "तू क्या बनेगा?" अरे! मैं डॉक्टर। जो आपका शिशु बच्चा जो है उसका तो कोई नहीं है, पर इसके अंदर थोड़ी-थोड़ी भावनाएँ
आने लगती हैं कि मैं बड़े होके ऐसा बनूंगा, इसको देखकर, जैसे डॉक्टर को देखा तो लगा डॉक्टर बनूं, आर्मी ऑफिसर को देखा तो आर्मी की तरह से, या किसी किसान को देखा तो मैं इतना बड़ी खेती बनाऊं, या किसी बिजनेसमैन को देखा तो उसके लिए। तो आप उससे पूछिए तू क्या बनना चाहता है, कोई कह रहा है डॉक्टर बनूंगा, जज बनूंगा, तो उस बच्चे के लिए इस तरह की फील्ड के लोगों से उसको मिलवाइए। जब उसको मिलवाएंगे उसके साथ साथ जाइए, फील्ड पर मिलवाइए, और उनसे उसके अंदर वो चीजें बनती जाएंगी। वो एक उसी तरह का एक अच्छा इंसान बनेगा, क्योंकि आपने उसके लिए इतनी अच्छी अच्छी परिस्थितियां अनुकूल कर दी, तो वो क्यों नहीं करेगा। तो वो जो है अपने उस परिस्थिति के अनुसार आप उसके गोल इंस्पायरिंग के लिए बहुत उसके एक सहयोगी बन गए। जब उसके वो सहयोगी आप बन गए, तो नेचुरली आपका बच्चा तो एक अच्छा इंसान बनेगा ही। तो क्या किया आपने, माता पिता ने ही कितनी बड़ी उसको सुविधा दे दी, उसको सहयोगी बना दिया। अब क्या है, बच्चे के अंदर एक लर्निंग की आदत भी डालनी चाहिए। अब लर्निंग बच्चा नहीं कर रहा, आपको ऐसा लग रहा है कि बच्चा तो लर्न नहीं करता, इसका पढ़ाई में ध्यान नहीं लगता, बाकी चीजों में, तो जो उसके इंटरेस्ट के कोर्स है ना कोई, तो उसमें उसको ज्वाइन करा दीजिए। अब जब उसको जॉइन करा दीजिए, जैसे किसी बच्चे को स्विमिंग बहुत अच्छी लगती है, किसी बच्चे को क्रिकेट बहुत अच्छा लगता है, किसी बच्चे को ड्राइंग बहुत अच्छी लगती है, किसी बच्चे को सिंगिंग बहुत अच्छी लगती है, तो आप उसको उसमें जॉइन करा दीजिए। और जब वो आकर के गाए, कोई इंस्ट्रूमेंट बजा रहा है या सिंगिंग कर रहा है, तो आपके अरे इतना टफ है ये सरगम, तो तूने कैसे सीख लिया, अरे तू तो सभी कर सकता है। तो बच्चे के अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है। जब वो बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस आता है, तो क्या है, वो अपनी पढ़ाई में भी ध्यान देता चला जाता है, क्योंकि उसकी जो क्षति हो रही थी, उसकी पूर्ति तो होती चली जा रही है। उस पूर्ति के आधार से उसको एक रास्ता मिलता चला जाता है, और वो आगे चल करके वो बहुत अच्छा काम करने लगता है। इसीलिए जब, और इसके साथ साथ ही जो है, हमें उसके अंदर प्रैक्टिकली प्रैक्टिकली भी होना चाहिए। केवल थ्योरी थ्योरी हम ना पढ़ाएं। अगर हम केवल थ्योरी थ्योरी पढ़ाते हैं तो बच्चा परेशान हो जाता है, उसको समझ नहीं पाता, उसको रट्टाफिकेशन उसके अंदर होता है। रटने से तो कभी भी बच्चा कोई नहीं समझता। आप अपने को ही देख लीजिए, कभी याद है, अगर आप भगवान जी की आरती गा रहे हैं या कुछ पहाड़ी कर रहे हैं, एक स्पीड से बोलते जा रहे हैं, कहीं अटक गए तो आपको दोबारा से शुरू करनी पड़ती है। तो क्या रटने से दिमाग समझ विकसित नहीं होती, समझ विकसित होती है जब हम उस चीज को प्रैक्टिकली देखते हैं। आपने शायद मेरा मेमोरी वाला एक सेशन नहीं सुना होगा, कि मेमोरी वाला जो सेशन था उसमें मैंने यही चीज बताई थी कि हमें रटने से नहीं, जो हम करते हैं, खैर वो बहुत आगे चल जाएगा, मैं शॉर्ट में ले रही हूँ। तो आप जब बच्चे को प्रैक्टिकली कोई चीज कराते हैं तो बच्चा कभी नहीं भूलता। तो उसके लिए हमें क्या करता है, एक बहुत अच्छा तरीका है जो मेरा अपना अनुभव का है, क्योंकि मेरी तो इंग्लिश अच्छी नहीं थी, क्योंकि हम तो हिंदी मीडियम के पढ़े हुए थे। अब जब हमने अपने बच्चों को डाला तो वो तो इंग्लिश मीडियम में, जब मैं उसे इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट करा के समझाने लगी, तो मुझे पता चला कि बच्चे को इंग्लिश टू इंग्लिश ही समझाना चाहिए। अब मेरे लिए तो बहुत बड़ी समस्या हो गई कि मैं बच्चे को कैसे समझाऊं। तो मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। मैंने अपनी बेटी को कहा, बेटा मेरे को तो कुछ आता नहीं, आप मेरी टीचर बन जाओ। और वो तो बिल्कुल ऐसे टीचर की तरह से, जो भी स्कूल में पढ़ाया जाता था वो मुझे पढ़ाती थी, बिल्कुल ऐसे एक्टिंग कर करके, बिल्कुल टीचर की एक्टिंग रिएक्ट करके, बिल्कुल एक्ट करके ऐसे समझाती थी। मैं भी तो ऐसे होती थी जैसे मैं स्टूडेंट हूँ और वो है। तो क्या हुआ, धीरे धीरे उस बच्चे जब खुद टीचर बनते हैं, देखिए सीखने से भी ज्यादा सिखाने में आदमी ज्यादा सीखता है। तो वो जो है धीरे धीरे अपना सीख गई। ऐसे ही बच्ची क्या करती हैं, बच्चियां खूब मम्मी की शलवार को तो चुन्नी को साड़ी की तरह पहन लेंगी और उस तरह से कर लेंगी। आप एक छोटा सा ब्लैक बोर्ड भी घर में बना दीजिए, तो वो क्या है, वो आपको सिखाने के चक्कर में खुद सीखती चली जाएगी और सीखता चला जाएगा। ऐसे लड़का है, उसकी टाई बांध दीजिए, शर्ट वगैरह, मतलब एज ए टीचर की तरह से उसको बना दीजिए। और जब वो फील करेगा टीचर वाला, वो आपको पढ़ाएगा, तो देखिए क्या वो है। तो ऐसे प्रैक्टिकली आपने सिखा दिया। अब आपने मान लीजिए
खरबूजे के बीज आपके पास आए हैं, उसको दिखाया बेटा ये बहुत पौष्टिक होते हैं, इसे खाइए। फिर उसके साथ ही आपके खरबूजा आया, तो आपने उस बीज को दिखाया उसको। बीज से दिखाया तो फिर बताया कि इसको बो करके देखो इतना बड़ा खरबूजा बन जाता है। तो क्या है वो प्रैक्टिकली बच्चा उसके बारे में जान गया। ऐसे उसके हिंदी उसके इंग्लिश भी बताते जाइए, उसके गुणवत्ता भी बताते चले जाइए। ऐसे करके बच्चा बहुत आराम से सीखता चला जाता है। और कहीं एग्ज़िबिशन लग रही हो किसी भी चीज़ की, जैसे हैंडलूम की भी है या आपकी इसकी चीज़ों की छोटी किसी पेड़-पौधों की लग रही है, कहीं भी, कई तरह की एग्ज़िबिशन लगती हैं मैं जिसमें पेंटिंग की, सब की, तो उसको भी दिखाने लेकर जाइए। अब आपने तो ऐसे तो बता दिया कि शुतुरमुर्ग होता है या ये होती है कोई जिराफ होता है, अब उसने तो नहीं देखा, उसको तो देखने में नहीं मिला, पर अगर आप ज़ू लेकर जाएँगे, तो क्या है वो बहुत आराम से उसको देख पाएगा, रिकॉग्नाइज़ कर पाएगा और उसके दिमाग में सेट हो जाएगा, उसकी धारणा शक्ति प्रबल हो जाएगी। वो उसको देखते ही पहचान जाएगा, जी ये है। तो इस तरह से अगर हम प्रैक्टिकली शिक्षा देते हैं, तो बच्चा जो है बहुत जल्दी सीखता है। और टीवी पर भी अगर आप दिखाना, देखिए टीवी आजकल मस्ट हो गया है, क्योंकि कोरोना की वजह से हम भेज नहीं सकते, तो हम टीवी की वजह से उसको बाँध सकते हैं। तो टीवी में आप क्या है, ज्योग्राफिकल प्रोग्राम है, हिस्टोरिकल प्रोग्राम है या एजुकेशनल मतलब एजुकेशनल जो भी प्रोग्राम है, उसका चैनल लगा दीजिए और उसको दिखा दीजिए। तो उससे क्या है, उसको बहुत चीज़ें सीखने को मिल जाएँगी। तो अगर हम प्रैक्टिकली करें तो बात है, अगर आप अपडेट रहेंगे, आप जागरूक रहेंगे, तो आपका बच्चा कैसे नहीं रहेगा। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है। अब सबसे बड़ी बात है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वो है इन्वॉल्वमेंट। आपका इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी है। हर समय आप बच्चे के साथ इन्वॉल्व रहिए। किसी भी परिस्थिति में आप बच्चे का साथ मत छोड़िए। कैसे? अब क्या होगा कि आप उसके साथ अगर अटेंटिव रहेंगे, क्या कर रहा है? मतलब ताक-झाँक नहीं, मतलब देखें कि वो उसकी कॉपी है, किताबें हैं, सारी चीज़ें आप चेक करें। तो उससे क्या होगा कि अगर उसके यहाँ पेरेंट्स मीटिंग है, तो उसमें आप ज़रूर जाएँ, तो क्योंकि उसके साथ इन्वॉल्व हुए। अगर बच्चा ये कहे, "नहीं, नहीं मम्मी आपको आने की ज़रूरत नहीं, पापा आने कोई नहीं आता, कोई ऐसी ज़रूरी नहीं है, आप मत आइए।" अगर वो ऐसा कह रहा है, तो ज़रूर जाइए। आखिर कोई तो बात होगी कि ये मुझे क्यों नहीं चाहता, मेरे को मिलाना क्यों नहीं चाहता? तो आप उसके लिए ज़रूर जाइए। जब वो आप उसके लिए जाएँगे, तो आपको उसकी वस्तु स्थिति, वास्तविकता पता चल जाएगी कि उसके अंदर क्या कमियाँ हैं, क्या उसके अंदर उसकी प्रोग्रेस है। और उसके साथ-साथ वो बच्चा चाहे जो है, अगर उस दिन आप नहीं जा पाए, बाई चांस उस दिन नहीं जा पाए, तो क्या करिए आप अगले दिन चले जाइए या किसी और दिन चले जाइए, बच्चे को पता ही ना लगे। तो बच्चे को भी लगेगा कि मेरे मम्मी-पापा मुझसे इन्वॉल्व हैं, मुझको कंसीडर करते हैं, मुझे क्या कहते हैं मेरे प्रति पूरा ध्यान रखते हैं। और सारी चीज़ें हैं कि मेरे बारे में भी मम्मी-पापा सोचते हैं, मुझे कंसीडर करते हैं, मुझे ध्यान रखते हैं। तो वो खुद भी अवेयर रहेगा और अपने काम को भी सिस्टमैटिक करेगा। अगर ये है कि वो जैसे ये हो सकता है कि अगर एक सबसे बड़ी बात है, जो हम बोल रहे हैं, वो हमारी परवरिश का नतीजा है। जो आप बोलेंगी वो आपकी परवरिश का नतीजा आपके बच्चे के माध्यम से आएगा। तो ये थी बाल्यावस्था के विषय में तरीके कि बाल्यावस्था में हम बच्चे को सर अब बाल्यावस्था अगर अच्छी हो गई जिसमें कि आपको बहुत ध्यान देना था, अनुशासित रखना था, तो किशोरावस्था तो अपने आप अच्छी हो जाएगी। जो किशोरावस्था सबसे ज़्यादा परेशान करती है, उस किशोरावस्था में जो है किशोरावस्था की नींव तो आपने बहुत अच्छी सी डाल दी। एक बार क्या होता है कि एक बच्चा अपने पापा के साथ गाड़ी में जा रहा होता है। गाड़ी शायद उसकी वैगन आर थी, पुरानी गाड़ी थी, उसमें चल रहा था। उसने देखा कि तेज़ी से सब गाड़ियाँ ओवरटेक करते हुए चली जा रही हैं पापा को। तो उसने पापा से कहा, "पापा आप भी तो तेज़ भगाओ ना गाड़ी, तेज़ भगाओ, बहुत तेज़ भगाओ और तेज़।" तो पापा ने उसकी तरफ देखा, बोले, "गाड़ी हमारे लिए है, ना कि मैं गाड़ी के लिए हूँ। बेटा अगर मैं तेज़ चलाऊँगा तो शायद हम डेस्टिनेशन पर नहीं पहुँच पाएँगे, अपनी जगह नहीं पहुँच पाएँगे और हो सकता है हमारी गाड़ी खराब भी हो जाए। तो हम उससे तुलना क्यों करें? वो और गाड़ियाँ हैं, ये हमारी गाड़ी है। तो बच्चे ने छूटते ही एक बात कही, "पापा यही बात तो मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि आप मेरे से
दूसरे की तुलना क्यों करते हैं या मेरी तुलना दूसरों से क्यों करते हैं? मेरे 60% आते हैं, उसके 80% आते हैं, तो आप क्यों चाहते हैं कि मैं 80% लाऊँ? जैसे आप गाड़ी जो है गाड़ी आप अपनी गाड़ी को देखकर ही चला रहे हैं ना, गाड़ी को देख कर के चला रहे हैं, ना कि आप उसके हिसाब से चल रहे हैं, औरों के हिसाब से। तो आप मेरे को क्यों पिता जो है सुन कर के एकदम सन्न रह गए कि कितनी बड़ी बात इस बच्चे ने कह दी कि मैं क्यों कंपेयर करता हूँ? अपने बच्चे के साथ मैं कंपेयर क्यों कर रहा हूँ? अरे! मेरा बच्चा मेरा है, उसके अंदर जो क्वालिटीज़ हैं वो हैं, दूसरे के अंदर दूसरी हैं। मेरी गाड़ी की क्वालिटी दूसरी है, तो मैं अपनी गाड़ी के हिसाब से चलाऊँगा, ना कि दूसरों के अनुसार चलाऊँगा। बस उन्होंने समझ लिया और कहा वाक़ई ये बात बहुत सही है, मैं कभी भी अपने बच्चे की कभी तुलना ना करूँ। तो कभी भी हमेशा ध्यान हो किशोर होते हुए बच्चे की तुलना कभी किसी से नहीं करें। काफ़ी कुछ मैं किशोरावस्था के बारे में बता चुकी हूँ, तो अधिक मैं नहीं बताऊँगी। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप जो है एक बार अनुपम खेर का एक इंटरव्यू आ रहा था, तो मैंने उसको सुना, तो उसमें क्या था, अनुपम खेर जो थे पढ़ने में बिल्कुल अच्छे नहीं थे। उनका रिज़ल्ट आया, वो फ़ेल हो गए, हैं? और उनके पिता ने फिर भी पार्टी दी। तो उसकी मम्मी ने पूछा कि जो है अनुपम खेर की मम्मी ने कि आपने फेल हो गया बच्चा तब भी पार्टी दे रहे हैं। तो उसने कहा मैंने ये कब कहा कि बच्चा फेल होगा या पास होगा तब पार्टी दूँगा। मैंने तो ये कहा था कि भई पार्टी मुझे तो पार्टी देनी है, जिस दिन मेरे बेटे का रिज़ल्ट आएगा उस दिन पार्टी। अब उन्होंने अनायास ही उस बच्चे के अंदर ये फीलिंग भर दी कि मुझे फेल नहीं होना चाहिए था, मुझे अच्छी तरह मेहनत करने चाहिए थी। और अनुपम खेर की स्थिति आप जानते ही हैं कि वो कहाँ से किसने उसके अंदर डाली, एक अनायासी इनडायरेक्ट वे में उन्होंने ऐसी फीलिंग भर दी कि बच्चा तेजी से आगे बढ़ता चला गया। ऐसे ही आप कई लोगों को देख सकते हैं कि जो बहुत आगे, जिसमें कि उनका माता पिता का योगदान रहा, जैसे कि मैंने पहले भी एक वैज्ञानिक का नाम बताया था, तो उसमें भी। अब एक सबसे बड़ी बात है कि बच्चे के सामने कभी भी नेगेटिव बात ना करें। उसके अंदर नेगेटिविटी तो लाए ही नहीं, हमेशा उसको पॉजिटिव सजेशन दें। कोई भी नेगेटिव बात नहीं करें। जैसे कि मैंने बताया कि अरे! कैसे नहीं कर सकते आप जो हैं, क्यों नहीं कर सकते? बच्चे के तू नहीं कर सकता, अरे! ये तो सब कर सकता है, इसे करा के तो देखो। ये तो अभी करो, आप देखोगे बच्चा ऐसे ही उत्साहित होकर के अपनी सामर्थ्य से बाहर का काम कर जाता है। तो इसीलिए हमेशा पॉजिटिव सजेशन दें। अगर आपको नेगेटिव बात भी कहनी हो तो दूसरे ढंग से आप कहिए कि वो पॉजिटिव लगाइए लगे लगे। और बच्चों की कमियों को सुधारने की कोशिश मत करिए। बस सबके अंदर कमियाँ हैं, कौन व्यक्ति है, किसी प्लस माइनस तो हर किसी के अंदर होता है, पर उसके प्लस चीज़ों को ही उभारने की कोशिश करें। जितना आप कमियों को सुधारने की कोशिश करेंगे, जो उसकी पॉजिटिविटी है, जो उसकी प्रतिभा है, वो दबती चली जाएगी, कमियों की तरफ हम ध्यान देते रहेंगे। तो इसलिए किशोर बच्चे के साथ हमेशा का ध्यान दीजिएगा, उसको कभी भी एडवाइस मत दीजिए। आप सोचते तुझे ऐसा करना चाहिए, तुझे पहले लोगों को बहुत आदत थी, जो हमारा टाइम था उसमें तो लोग बैठा लेते थे, अच्छा श्रोता समझ लेते थे, अपनी सारी भड़ास निकालने लगते थे। तो प्लीज़ आप ऐसा मत करिए। अगर आपको कोई बात समझानी हो, तो आप स्टोरी के माध्यम से समझाइए। बहुत सारी स्टोरी हैं, जो आपको एक समझ विकसित करती हैं। अकबर बीरबल की कहानी ले लीजिए, विष्णु शर्मा का पंचतंत्र ले लीजिए, और आपका तेनालीराम की कथाएँ ले लीजिए। कितनी सारी कहानियाँ हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जो आपकी कहानियों के माध्यम से आप बच्चे को समझा सकते हैं। अगर बच्चा नहीं समझता, तो उसे कहानियों पर कहानी सुनाते चले जाइए। अगर आपको ज़्यादा अपने विद्वानों को समझाना है, जैसे दादी-नानी जो कहानी सिखाती थी, आज भी शायद आपके दिमाग में भरी बैठी होंगी, और उनके माध्यम से उन कहानियों के अनुकूल ही आपको आचरण की शिक्षा मिल जाती थी। तो इसलिए कोशिश करिएगा कि 19 कहानी दें। सबसे बड़ी बात ये है कि अगर आप कमियों को सुधारने लगेंगे, तो आप कुछ नहीं कर सकते। हर व्यक्ति एक सिद्धहस्त नहीं होता, हर काम में निपुण नहीं होता। अब मान लीजिए आप लता मंगेशकर को ले लीजिए, कितनी बड़ी सिंगर हैं? पर क्या वो अपने अकाउंट्स को सँभालना जानती हैं? या वो रोटी बनाना जानती होंगी? या फिर क्या कहते हैं, वो सिलाई-कढ़ाई जानती होंगी? अगर बाई चांस जानती हों, तो उसमें तो सिद्धहस्त नहीं, उन्होंने अपनी एक प्रतिभा को विकसित कर लिया। रतन टाटा इतने बड़े बिज़नेसमैन हैं, इतना कुछ जानते हैं, तो क्या वो जो है
और छोटे-मोटे काम जानते होंगे, तो बच्चा अगर बड़े काम के लिए पैदा हुआ है, उसे विकसित होने दीजिए। आप अंबानी को देख लीजिए, किसी को भी देख लीजिए, तो उसकी प्रतिभाओं को विकसित करने के लिए कोशिश करिए, उसकी कमियों को सुधारने के लिए पागल मत बन जाइए, मतलब सॉरी परेशान मत हो जाइए। अब सबसे बड़ी बात है कि आप उसका मेंटल डेवलपमेंट करिए, आप उसके शारीरिक और मानसिक डेवलपमेंट करिए। उसके लिए सबसे बड़ी बात है कि उसको एक्टिव ब्रेक दीजिए, एक्टिवनेस से ब्रेक दीजिए कि अगर वो पढ़ रहा है, कोई काम कर रहा है, उसके बाद थोड़े समय का ब्रेक दीजिए। कहा जाता है कि 45 से 50 मिनट से ज़्यादा तक कोई बच्चा एक जगह बैठकर नहीं पढ़ सकता। तो उसके बाद उसे 10 मिनट का, 20 मिनट का ब्रेक दे दीजिए। उसको थोड़ा दिया था बाल्यावस्था में, थोड़ा ज़्यादा दिया, इसमें थोड़ा-सा और ज़्यादा दीजिए। उससे क्या है, वो फिर से रिकॉल कर सकता है, थोड़ा-सा घूम सकता है, फिर सकता है, डीप ब्रीथिंग ले, जॉगिंग करे, डांस करे। उससे क्या है, उसकी जो मेंटल उसमें एक डोपामिन केमिकल्स होते हैं, डोपामिन केमिकल्स होता है, जो कि उसके अंदर प्रसन्नता का अनुभव कराता है और फिर से वो काम शुरू कर देता है। उसके साथ-साथ ही उसको पानी पीता रहे, घूमता रहे, तो उससे क्या है, उसके अंदर एनर्जी बढ़ जाएगी और फिर से वो आगे काम करने के लिए तैयार हो जाएगा। अब इसको बी पॉजिटिव, उसके साथ जैसे मैंने पहले कहा, नेगेटिव कोई बात ना करें उस बच्चे के अंदर। अगर बच्चा कह रहा है नहीं जी मैं तो नहीं कर सकता, मुझे याद ही नहीं होता, आप उसको कहिए नहीं नहीं कैसे नहीं कर सकता, तू तो बहुत ही होशियार है, तूने देखिए वो वाला किया था, वो ऐसे किया था, है वो मान उसका मन नहीं मान रहा तो उसे मना ये कि मन क्यों नहीं कर रहा, मन तो करता है बेटे, लीजिए हम बैठते हैं आपके साथ, कैसे नहीं मन कर रहा पढ़ाई का, पढ़िए। और अगर वो कहता है कि मेरे अंदर तो मेमोरी पावर नहीं है, कौन कहता है? फिर उसे कोई-सी भी बात याद दिला दीजिए, वो भी तो तुझे याद थी, वो भी तो तुझे याद थी। तो क्या है उसके, तो जैसी हम बात करते हैं, हमारी सराउंडिंग भी बिल्कुल वैसी होती चली जाती है। कहते हैं ना वो कायनात पूरी उसी के साथ तैयार हो जाती है कि कायनात पता नहीं कौन-सी उसका कि एक डायलॉग था है पर मुझे इस समय याद नहीं आ रहा कि हमारी कायनात कायनात भी हमें सपोर्ट करती है। तो जैसा हम सोचते हैं वैसे की वैसे हम बनते चले जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें वैसे ही तो हमेशा अच्छा सोचें, तो अच्छा ही अच्छा होगा। एक सबसे बड़ी बात है कमिटमेंट, है ना? कमिटमेंट अगर आपने सोच लिया कि उस बच्चे को कमिटमेंट कराना सिखाएँ कि अगर मुझे ये लेसन्स आज तैयार करने हैं, तो करने ही हैं और हमेशा उसके टाइम पीरियड दें, इतने बजे से इतने बजे तक मैं ये चीज़ याद कर लूँगा या कर लूँगी, हैं? ये चीज़ मुझे इतनी देर में करना है, तो वो टाइम उस पर करके बैठ जाए। एक सलमान खान का भी तो कोई डायलॉग है इस तरह का कि अगर मैं किसी से कोई कमिट कर लेता हूँ तो मैं फिर अपनी भी नहीं सुनता। हो सकता है कि मैं गलत बोल रही हूँ मुझे पर मैं एक बात कह रही हूँ। मुझे एक चीज़ याद आ रही है रामानुजम की। एक बार रामानुजम जो गणित के इतने बड़े विद्वान थे, वो एक सवाल करने लगे। पूरा वो निकल गया। उन्होंने क्या किया कि पहले छोटे-छोटे से डेस्क हुआ करते थे, डेस्क के आगे एक चाकू डाल दिया। उसने कहा अगर ये सवाल इतनी देर तक नहीं निकलता तो मैं ये चाकू अपने अंदर कर लूँगा। तो उसके दोस्त ने कहा अरे क्या कर रहा है? सुबह परीक्षा है, तू इन चक्करों में क्यों पड़ रहा है? और अगर नहीं हुआ तो तू अरे उतनी देर में शायद कुछ ही क्षण रहे थे, एकदम सवाल का आंसर निकल गया, और सवाल हो गया। कारण क्योंकि उसने पूरी तरह से कमिटेड थे वो और उन्होंने उस कार्य को कर लिया। मैं ये नहीं कह रही कि आप भी ऐसा करें, पर अगर कमिटमेंट है तो आपका बच्चा उस कमिटमेंट को पूरा करने के लिए जी-जान से जुट जाए और उस कार्य को वो करता चला जाए। तो क्या है कि वो कर लेगा। और दूसरी अगली बात ये है कि डू डिफरेंट, हमेशा कुछ अलग करो। कारण क्या है अगर बच्चा पढ़ रहा है, तो थोड़ी देर बाद वो लिखना शुरू करे। आजकल बच्चे को याद तो हो जाता है, कई बच्चे तो ऐसे हैं कि मैथ तक भी याद करते हैं। अरे! तो उसको लिखना नहीं चाहते, तो पहले पढ़ो फिर लिखो। फिर उसके बाद अगर आप साइंस है, मैथ कर रहे हैं तो उसके बाद कोई लिटरेचर सब्जेक्ट पढ़ना शुरू करो। हमारा जो ब्रेन है वो भी उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाता, उसे भी रिपिटेशन अच्छा नहीं लगता। तो अगर चेंज होता रहे तो वो उसको करता चला जाता है। एक अपने सेट योर बायोलॉजिकल क्लॉक, अपने शरीर को शरीर के
गतियों को एक क्लॉक की तरह से एडजस्ट करो। जैसे अगर आप सोचकर सोते हो कि मुझे सुबह 4 बजे उठना है, तो वो 4 बजे उठेगा और फिर वो काम करेगा। कहते हैं सचिन तेंदुलकर भी सुबह 4 बजे से 8 बजे तक अपनी प्रैक्टिस करते थे और अचानक ही उठ जाते थे। जो भी आदमी करना चाहता है तो कर लेता है। अगर आप सोचकर चलेंगे कि मुझे उठना है, मैं ये काम करूँ, तो बच्चा भी आपका उठेगा और बच्चे के साथ-साथ आप भी उदाहरण दीजिए। उसी तरह से जो चीज़ें, जो क्वेश्चन्स हैं किशोर बच्चे के, कोई उसके बोर्ड के एग्ज़ाम आ गए हैं, कुछ चीज़ें 1 महीने पहले से ही आप उसकी तैयारी उसी बायोलॉजिकल क्लॉक से कराते रहिए कि जैसे 7:30 बजे तू पेपर देने जाएगा, 7:30 बजे तुझे नाश्ता करना है, उसके बाद है 8:30 बजे तुझे निकल जाना है, 10 बजे तेरा पेपर है। तो उसको 9 बजे, साढ़े 9 बजे तो पहुँचना ही होगा, तो 7:30 बजे नाश्ता कर ले इतनी देर में, और फिर उतनी देर में कोई प्री पेपर्स हैं, कोई जो पहले पेपर हैं, प्री बोर्ड के पेपर्स हैं, उसको लेकर दे कि 3 घंटे के अंदर ये पेपर तुझे कर लेने हैं। तो उसकी वो तैयारी भी होती चली जाएगी पीछे के पेपर्स की, और उसका जो टाइम सिस्टम है वो भी सही-सही होता चला जाएगा। ऐसे ही उसकी डिफ़िकल्ट अगर चीज़ें आ रही हैं, तो उसको छोड़ता जाए बच्चा और उस पर आर लिखता जाए, और क्या करे, उसके बाद उसको रिकॉर्ड कर ले। जब उसको रिकॉर्ड अपनी आवाज़ में उस लेसन को रिकॉर्ड कर ले और अपने मोबाइल पर या किसी पर भी उस रिकॉर्डिंग को सुनता रहे। तो कहते हैं कि पढ़ने से भी ज़्यादा सुनने से जल्दी समझ में आती हैं। तो वो डिफ़िकल्ट जो उसके लेसन्स हैं, वो उसको याद होते चले जाएँगे और बच्चा करता चला जाएगा। और इसी के साथ-साथ उसके अंदर जो है राइटिंग प्रैक्टिस ज़रूर कराएँ। जैसा कि मैंने पहले कहा कि बच्चा जो है राइटिंग नहीं कर पाता, एग्ज़ाम देकर आया पर क्वेश्चन छूट गए, आता तो सब था पर लिख नहीं पाया क्योंकि स्पीड कम थी। तो उसके अंदर राइटिंग प्रैक्टिस भी कराएँ कि घर में वो पेपर्स को ज़रूर करे, और इसी तरह से वो करे मेडिटेशन। मेडिटेशन करे, डीप ब्रीथिंग है, उससे क्या है, वो मैं बार-बार इस चीज़ को बताती आ रही हूँ, तो उसके अंदर एक एक्स्ट्रा ऊर्जा होगी, उसकी जो मसल्स की स्टिफनेस है वो खत्म हो जाएगी। बैठे-बैठे पढ़ रहा है तो स्टिफनेस है, चाहे उसके एग्ज़ाम हो या कोई हो, वो अपना खेलना और वो सब ना बंद करे। और साथ-साथ है मोबाइल, टीवी, वीडियो, उसको तो दूर ही रख दीजिए। उसे तो समझा दीजिए कि भई अभी नहीं है, बहुत समय है इस सब को देखने के लिए, क्योंकि पहले जीवन में काम हो तो आगे आराम करते हैं। अगर शुरू में आराम कर लेते हैं तो आगे काम करना पड़ता है। तो क्या है, भविष्य क्यों खराब करें? आप वर्तमान को ही इतना मेहनत वाला बना दीजिए कि बाद में आराम कर सकें। और इसी तरह से आप जब भी, कई बार क्या होता है कि हम 24 घंटे जो भी कुछ पढ़ा होता है 24 घंटे बाद भूल जाते हैं, जो कि मैंने अपने स्मरण शक्ति के उसमें बताया था। तो आपको रिवाइज़ ज़रूर करना चाहिए। आपने पढ़ा तो खूब है, खूब अच्छी तरह याद था, पर एग्ज़ाम में जा रहे हैं तो भूल गए। तो इसलिए उसका रिवीज़न 24 घंटे के अंदर-अंदर, चाहे थोड़ी-सी देर के लिए हो, मुश्किल से 10 मिनट ही दें आप उस वाले चैप्टर के लिए जिसमें आपने 1 घंटा लगाया था, पर रिवाइज़ ज़रूर कर लीजिए, रिकॉल होता रहेगा। और जब एग्ज़ाम में जाएँगे तो सब कर लेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम्स में जाते ही बच्चा भूलने लगता है। और उसके बाद सबसे बड़ी बात है, हेल्थ इज़ वेल्थ। बच्चे को ध्यान दिलाइए कि हेल्थ सबसे बड़ा धन है, स्वास्थ्य जो है सबसे इम्पोर्टेंट है। कहते हैं ना कि व्रतम यत्नेन संरक्षेत, वित्तमेति वित्तमेति याति च, याति च और सॉरी, पहली लाइन भूल रही हूँ। थोड़ी तो उसमें यही है कि व्यवहार की भली प्रकार रक्षा करनी चाहिए। धन तो आता है और चला जाता है। अगर आपका व्यवहार आप अच्छा, इसमें सॉरी थोड़ा-सा भूली, तो अगर आपके स्वास्थ्य अगर खत्म हो जाता है तो सब कुछ खत्म हो जाता है। वो इंग्लिश में एक कि वेल्थ लॉस्ट, समथिंग इज़ लॉस्ट, बट कैरेक्टर इज़ लॉस्ट, एवरीथिंग इज़ लॉस्ट। तो जो धन है वो आपका स्वास्थ्य सबसे बड़ी बात है। अ, अच्छा, सबसे बड़ा सुख निरोगी काया। कुछ नहीं कर पाए, उसको भली प्रकार नींद लेनी चाहिए, अच्छा संतुलित भोजन करे, शारीरिक व्यायाम करे, जिससे कि वो एक सुदृढ़ हो और एक अच्छा-सा नागरिक, इस समाज का एक स्वस्थ नागरिक बन सके। धन्यवाद। द आपके इस सेशन के लिए मैं आपसे अब अनुमति चाहती हूँ। सबको बहुत-बहुत धन्यवाद कि जो आप हमारे साथ जुड़े रहे।